हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग इन। आज का वीडियो बनाया गया है टॉपिक पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो मैं हिस्ट्री से शुरू करना चाहूँगा कि इंडियन एजुकेशन में आज तक मतलब पिछले 34 साल से आज तक कोई भी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव नहीं आया है। ये पहली बार कोई बदलाव आने वाला है और जो कि बहुत ही अच्छा है। इस बदलाव के 3 मेजर कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तो क्लास प्रेप में या नर्सरी में आता है, उसके बाद वो या तो 8 तक या 10 तक या 12 तक पढ़ के चला जाता है। सिर्फ मुश्किल से 10 से 20% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये मद्देनज़र रखते हुए एक लक्ष्य लिया है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये लाभ होना चाहिए कि 2035 तक 50% से ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट्स जो स्कूल में दाखिला लेते हैं वो स्कूल अपना कंप्लीट करने के बाद मतलब +2 टेथिस 12th कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए भी जाएँ। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि रेक्टाफिकेशन बहुत होता है इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में। बच्चों को पैरेट बनना सिखाया जाता है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसमें ये चीज़ है कि बच्चों को रट्टू टोटा ना बना के मोर ओवर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ उनका रुझान बढ़ाया जाए। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक सब्जेक्ट या कोई एक धारणा पे ही नहीं चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी बच्चे ने PCM ले लिया तो या तो वो किसी के कहने पे ले लेता है या अपने दोस्त को देख के या किसी प्रेशर में वो PCM ले लेता है। उसके बाद आगे चल के वही बच्चा जब अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहता है तो उसे बहुत ही दिक्कत आती है। या बहुत सी बात ऐसे होते हैं कि आप बच्चा साइंस स्टूडेंट है लेकिन उसको लिटरेचर की तरफ काफ़ी रुझान है, वो लेखक बनना चाहता है, पर वो लिटरेचर को एज अ सब्जेक्ट ना ले चल के वो छोड़ देता है क्लास 8 तक पढ़ने के बाद, 9 से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक ये भी ऑप्शन है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अपना एक एडिशनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, स्कूल लेवल चेंजेस क्या है। आप सब लोग सुन रहे होंगे 5+3+3+4। ये स्कीम क्या है मैं उसे भी समझाऊंगा। 5 मतलब क्या है, नर्सरी, KG, प्रेप, फर्स्ट और सेकेंड। इस 5 क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ बच्चे की लैंग्वेज पे ही ध्यान दिया जाएगा ताकि उसकी लैंग्वेज पे कमांड इतनी अच्छी हो कि वो इसके साथ साथ ऊपर की अपनी क्लासेस में फोकस कर पाए और पढ़ाई पे ध्यान दे पाए। उसके बाद जो अगला है +3, वो है 3rd, 4th एंड 5th। इन क्लासेस में बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में टेबल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। अगला +3 जो है वो है 6th, 7th और 8th में। 6th, 7th, 8th में ध्यान दिया जाएगा उनके नए सब्जेक्ट में। जैसे 5th तक साइंस आता है लेकिन 6 से क्या हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में चेंज हो जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी नए सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं। इसमें स्टूडेंट को ये समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट उसे फ्यूचर में हेल्प करेगा, ताकि वो स्टूडेंट इन सब्जेक्ट को पढ़े, इनकी बेसिक चीज़ों को जाने और समझ पाए कि कौन सा सब्जेक्ट उसे आगे कंटिन्यू करना है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मूवीज़ हम सब देखते हैं पर कोई स्पेसिफिक जॉनरा होता है जो किसी को पसंद होता है। किसी को कॉमेडिक जॉनरा पसंद होता है, किसी को रोमांटिक जॉनरा पसंद होता है। ऐसे कोई नहीं होगा कि जिसे थ्रिलर जॉनरा भी पसंद हो और कॉमेडी भी जॉनरा भी पसंद हो। स्पेसिफिक एक जॉनरा पसंद होता है लोगों को। तो वैसे ही बच्चा जब सारी सब्जेक्ट्स को देखेगा, हम लोग सारी मूवीज़ को देखते हैं लेकिन सबका एक स्पेसिफिक जॉनरा होता है जो पसंद होता है। तो वैसे ही 6th, 7th, 8th में स्टूडेंट जो है वो अपना सब्जेक्ट देखे, समझे, उसके बाद उसमें कंटिन्यू करें। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी गई है कि क्लास 6th ऑनवर्ड्स ही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। जैसे कोडिंग आएगी। कोडिंग ऐसे तो जनरली जब ग्रेजुएशन में जाता है कोई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ BTech इन CS या IT करता है, तब उसे कोडिंग में इंट्रोडक्शन होता है और वो कोडिंग में सीखता है। बट ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का
कि इसमें कोडिंग भी सिखाई जाएगी और इलेक्ट्रिक का काम भी सिखाया जाएगा, मैकेनिक्स का भी काम सिखाया, मतलब जितने भी प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टस हैं जो अभी तक हमारे इंडियन एजुकेशन सेक्टर में सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था या जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते थे, उसे अब इस एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। अगला जो है +4, उसमें है क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th। इसमें क्या है कि बच्चा या स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट चूज करेगा, लाइक वो आगे इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो साइंस लेता है एज यूजुअल जैसे लेता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज़ और है कि वो उसके साथ साथ कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ले सकता है, म्यूजिक ले सकता है, इन सब की भी क्रेडिट होगी उसी में। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए हो सकता है आपने वीडियो में प्लगइन किया हो, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोर्ड्स कैसे होंगे, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। तो बोर्ड्स वैसे ही होंगे जैसे अभी तक होते हुए आए थे, जैसे कि क्लास 10th एंड 12th। बट प्रेशर कम करने के लिए स्टूडेंट्स का अब गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी में ये किया है कि अब बोर्ड्स एक साल में 2 बार होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली और फाइनल एग्जामिनेशन होते थे, दैट इज लाइक प्री बोर्ड या बोर्ड्स, अब 2 एग्जाम्स होंगे बोर्ड्स के। उन दोनों में से जिसमें आपके स्कोर सबसे अच्छे होंगे उन्हें ही मार्कशीट में प्रिंट किया जाएगा और उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा। एक बोर्ड्स के साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई सब्जेक्ट में, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी होती है उस सब्जेक्ट को करने में, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक ये भी चीज़ है कि जैसे कि आप अगर वीक हो मैथ्स में, मैथ्स के 2 ऑप्शन होंगे, एडवांस और मीडियम। अगर आप वीक हो तो आप मीडियम मैथ्स लेके उसे कर सकते हो, अगर आप उसे अच्छे हो तो एडवांस्ड मैथमेटिक्स लेके उसे कर सकते हो। आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे वही चीज़ सेम आपकी मार्कशीट में प्रिंट होकर आएगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक कंफ्यूजन और भी है बहुत से लोगों के पास, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? तो मैं आप सबको बता दूं, जैसे अभी तक क्लास 5th तक 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, दैट इज हिंदी और इंग्लिश 5th तक पढ़ाई जाती थी, और 6th के बाद हिंदी, इंग्लिश और एडिशनल एक लैंग्वेज में फ्रेंच, जर्मन, जापानीज कोई भी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी जाती थी और उसे एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाता था। बट अब क्या होगा, आप गवर्नमेंट इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही है कि आप हिंदी और इंग्लिश तो चला रहे हो, लेकिन क्लास 6 के आने के बाद आप फ्रेंच के जर्मन ना सीख के आप अपनी ही कंट्री की कोई दूसरी लैंग्वेज सीखिए, जैसे कन्नड़, तमिल, पंजाबी, संस्कृत एक्सेट्रा। ये तो हो गई बात क्लास 12 तक की। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में क्या किया है, मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ की गई है। जैसे पहले ये होता था कि कोई भी ग्रेजुएशन में आता है वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद किसी रीज़न की वजह से कोर्स छोड़ देता है, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था, उसे फर्स्ट ईयर में फिर से एडमिशन लेता। बट अब क्या किया गया है, अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं और छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर अगर आप करते हैं और छोड़ देते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर आप करके छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4th ईयर अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। हाँ, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट क्या है, आप कभी भी आइए कभी भी जाइए। कभी भी आइए कभी मतलब जाइए, इसका मतलब ये है कभी भी आइए कभी भी जाइए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर पढ़ता है और उसके बाद वो सर्टिफिकेट लेके चला जाता है, तो जब वो वापस आएगा उसके जो क्रेडिट होंगे उसी क्रेडिट में वो आगे कंटिन्यू कर सकता है 3rd ईयर से। सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक पॉलिसी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बचा हुआ है। ये पार्लियामेंट जाएगी, वहाँ से इम्प्लीमेंट होगी, बट आई होप सो कि ये इतनी अच्छी पॉलिसी है कि इसे इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। क्लास 12 के बाद बोला जा रहा है CEE भी होगी, मतलब कॉमन्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका क्या मतलब है, जैसे 12 के बाद लोग अलग अलग फील्ड जाते हैं, जैसे IITs के लिए जाते हैं या नीट के लिए जाते हैं, डॉक्टर बनना होता है, तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि CEE जो होगा उसमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई करके आप अपने लिए कॉलेज चूज कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली समझे मेरे हिसाब से तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत सारा पैसा इसी से कमाते हैं, दैट इज वो फॉर्म बेचते हैं, डोनेशन लेते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये हो सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है। जब से इंडिपेंडेंस हुई है इंडिया की, तब से आज तक हमेशा बोला जा रहा है कि 6% ऑफ GDP हम लोग देंगे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन तब से लेकर आज तक कभी भी 6% नहीं दिया गया है।
इनफैक्ट नेपाल और भूटान भी छोटे कंट्रीज होने के बावजूद 6.6% हमेशा से अपने जीडीपी को देते हुए आ रहे हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्री का आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 197 कंट्रीज में से 143 नंबर पे आते हैं। पिछले 5 साल में सिर्फ 3 से 3.5% ऑफ जीडीपी ही खर्च किया गया है एजुकेशन सिस्टम में, और तो और 2017 और 2018 में सिर्फ 2.7% ही खर्चा किया गया है जीडीपी। सरकारी टीचर्स की बात करें, सरकारी टीचर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ करवाते हैं। मिड डे मील खिलवाते हैं, फैमिली प्लानिंग करने के लिए गांव-गांव गली-गली टहलते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, और अगर चुनाव आ जाता है तो उनकी शामत आ जाती है। इवन इंडिया की टॉप साइंस एकेडमीज ने कहा है इस एजुकेशन पॉलिसीज में 3 मेजर चीज हैं जिसे इग्नोर किया जा रहा है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है वो चीज? पहली है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी है आउटडेटेड सिलेबस, तीसरी है अनट्रेन्ड टीचर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए उसमें बहुत सारा पैसा पंप इन करना पड़ेगा। और बात करें आउटडेटेड सिलेबस की, तो मे भी कोई भी स्टूडेंट जो पीसीएम के साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ना चाहे वो ले तो ले, लेकिन वो आउटडेटेड सिलेबस की वजह से बोर हो जाए। जब तक हमारे यहाँ के टीचर्स ही प्रोफेशनल नहीं होंगे तब तक स्टूडेंट्स कैसे प्रोफेशनल निकल सकते हैं। और मैं तो एक बात ये भी कहूँगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी कम से कम ऐसे होने चाहिए जो मिनिमम ग्रेजुएट हो, और अगर उनके पास बीएड की डिग्री है, टीचिंग के बारे में सही से पता हो, एजुकेशन के बारे में सही से पता हो, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एम्फसाइज की जा सकती हैं। थैंक यू फॉर क्लिकिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती हो तो गिव इट अ लाइक, कमेंट डाउन, एंड थैंक यू।